फिर से स्वागत है अपने YouTube चैनल देवराज में। दोस्तों, आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक के बारे में, जो है इन्फ्लेशन, या जिसे मुद्रास्फीति के नाम से भी जानते हैं। यह इसलिए महत्वपूर्ण टॉपिक है क्योंकि बहुत से स्टूडेंट को इसके बारे में सही से समझ में नहीं आ पाता। इसलिए दोस्तों, मुद्रास्फीति को साधारण से समझने की कोशिश प्रयास करते हैं। मुद्रास्फीति, जिसे सामान्य भाषा में हम महंगाई भी कह सकते हैं, क्योंकि जब मांग और आपूर्ति का असंतुलन पैदा हो जाती है, जिससे वस्तु की कीमतें धीरे धीरे बढ़ने लगती है और यह कभी कभी बहुत ज़्यादा भी बढ़ जाती है, जिसके कारण देश में असंतुलन की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। मुद्रास्फीति की गणना के लिए दो मुख्य सूचियों पर आधारित होती है, एक होलसेल प्राइस इंडेक्स और दूसरा कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। अर्थात होलसेल प्राइस इंडेक्स में वैसे पदार्थों का पदार्थ जिनका थोक मूल्य का अध्ययन किया जाता है के अंतर्गत कुल 697 वस्तुओं के मूल्यों का आंकड़ा अध्ययन किया जाता है। दूसरा होता है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, जिसके अंतर्गत ग्रामीण क्षेत्र के 448 वस्तुओं एवं शहरी क्षेत्र के 460 वस्तुओं के मूल्यों का अध्ययन किया जाता है तथा इसी के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को निकाला जाता है। क्योंकि हम सिर्फ एक वस्तुओं के मूल्य को माध्यम मानकर हम उसका मुद्रास्फीति के सही आकलन नहीं कर सकते। इसके लिए बहुत सारे वस्तुओं का अध्ययन किया जाता है। वैसे तो हमारे देश में पहले होलसेल प्राइस इंडेक्स को ज़्यादा तवज्जो दी जाती थी और इसी के आधार पर मुद्रास्फीति की दर को निकाला जाता था, लेकिन वर्ष 2013 के पश्चात अब हमारे भारत में कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स के द्वारा ही भारत में मुद्रास्फीति की दर को निकाला जाता है। इसके अतिरिक्त जीडीपी डिफ्लेटर के माध्यम से भी मुद्रास्फीति की दर को मापा जा सकता है। वैसे अब हम मुद्रास्फीति के दो प्रमुख कारणों को समझते हैं। पहला कारण होता है मांग जनित कारण, दूसरा लागत जनित कारण। अर्थात मांग जनित कारण हम मुद्रास्फीति के उन कारणों को कहते हैं जिसके अंतर्गत किसी वस्तु की अचानक से मांग बढ़ जाए, जिसके कारण उस वस्तु की आपूर्ति सही से नहीं हो पाती है, जिस कारण उस वस्तु की कीमतों में वृद्धि होने लगती है। इसे मांग जनित मुद्रास्फीति कहते हैं। दूसरा होती है लागत जनित मुद्रास्फीति, जिसके अंतर्गत मुद्रास्फीति को वैसे भाग को रखते हैं जिसमें किसी वस्तु को लगाया गया लागत मूल्य में वृद्धि होने लगती है, जिसके कारण उस वस्तु की कीमत में भी वृद्धि हो जाती है। जिसे हम इस प्रकार समझ सकते हैं, जैसे किसी वस्तु के उत्पादन में मान लें पहले 100 रुपया लगता था और उसे 200 रुपया में बेचा जाता था, लेकिन वर्तमान समय में अगर उस वस्तु पर उसको बनाने में लागत 200 रुपया लग रहा है तो उस वस्तु की कीमत इससे बेचने से ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी, जिस कारण इस वस्तु की कीमत में वृद्धि हो जाएगी। इसे हम लागत जनित मुद्रास्फीति भी कहते हैं। साथ हम इन्फ्लेशन के विभिन्न पहलुओं को देखेंगे, उसके प्रभावों को वर्णन करेंगे। पहला है निवेशकर्ताओं पर प्रभाव। निवेशकर्ता अर्थात जो किसी शेयर मार्केट आदि में निवेश करते हैं या किसी कंपनी में निवेश करते हैं। निवेशकर्ताओं को हमेशा ही मुद्रास्फीति में उन्हें फ़ायदे ही होते हैं, क्योंकि वे जिस समय निवेश करते हैं उस समय उनकी कीमत कम होती है, लेकिन समय के साथ उनकी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होती है, जिससे उनके निवेश की गई राशि बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। इससे निवेशकर्ताओं को हमेशा इन्फ्लेशन में बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद होते हैं। दूसरा हम देखते हैं निश्चित आय वर्ग, अर्थात वैसा वर्ग जिनकी आय निश्चित रहती है, जैसे श्रमिक, अध्यापक, बैंक कर्मचारी इत्यादि, जिनकी आय निश्चित रहती है लेकिन मुद्रास्फीति का सभी वस्तुओं की कीमत में वृद्धि होने का उनका खर्च अत्यधिक बढ़ जाता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान होता है, क्योंकि मुद्रास्फीति का उनकी आय में इजाफा बहुत कम होता है, जबकि मुद्रास्फीति बहुत ज़्यादा होती है, जिनसे उन्हें काफ़ी ज़्यादा नुकसान का सामना करना पड़ता है। तीसरा हम ऋणी एवं ऋणदाता को देखते हैं। ऋणदाता अर्थात जो किसी अन्य व्यक्ति को ऋण देते हैं, उन्हें भी नुकसान का सामना करना पड़ता है, क्योंकि जिस समय वो ऋण देते हैं उस समय उस वस्तु उसका मूल्य कम होता है, लेकिन इन्फ्लेशन के कारण उसके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, लेकिन उसे जो ऋण लेता है उसे ऋण तथा कुछ ब्याज देता है, जो उनके लिए पर्याप्त नहीं होता है, जिससे उन्हें काफ़ी नुकसान का सामना करना पड़ता है।
इसलिए हम कह सकते हैं कि ऋण दाता को इन्फ्लेशन में ऋण नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें नुकसान का सामना करना पड़ सकता है। इसके बाद हम इन्फ्लेशन के दौरान कृषकों पर इसके प्रभाव को देखते हैं। कृषक वर्ग को मुद्रास्फीति में काफ़ी उन्हें वृद्धि मिलती है, उनके मूल्य में वृद्धि हो जाती है, जिससे उन्हें काफ़ी फायदेमंद होते हैं, जिसका उन्हें काफ़ी लाभ मिलता है। इन्फ्लेशन में सामान्यतः छोटे किसानों को ज़्यादा फायदेमंद नहीं होता है। इन्फ्लेशन हमेशा बड़े किसानों को ही ज़्यादा लाभ पहुंचाता है, क्योंकि उनके पास बहुत ज़्यादा बड़ा खेत होता है, जिससे उन्हें ज़्यादा मुनाफा कमा पाते हैं, लेकिन छोटे किसान के पास वह उतना नहीं कमा पाते हैं। इन्फ्लेशन का बचत पर भी प्रभाव प्रतिकूल ही पड़ता है, क्योंकि इनके इन्फ्लेशन के कारण व्यय में वृद्धि हो जाती है, जिससे बचत की संभावना काफ़ी ज़्यादा कम हो जाती है और जिससे बचत बहुत ज़्यादा कम हो जाता है। इसलिए मुद्रास्फीति में मूल्य की कमी हो। इन्फ्लेशन के कारण भुगतान संतुलन भी काफ़ी ज़्यादा प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि इसके कारण वस्तु के मूल्य में काफ़ी वृद्धि हो जाती है, जिससे हम इसकी निर्यात नहीं कर पाते हैं। वहीं आयात इस कारण काफ़ी सस्ते हो जाते हैं, जो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक हो जाता है और हमारी अर्थव्यवस्था दिन प्रतिदिन गिरती चली जाती है। इसलिए हमें मुद्रास्फीति को हमेशा नियंत्रण में रखना चाहिए। आरबीआई ने देश की अर्थव्यवस्था को नियंत्रण रखने के लिए तथा इन्फ्लेशन को एक सीमा में रखने के लिए इसे 4% ±2% कहा है, अर्थात 4% से 2% ज़्यादा, 6% तक तथा 4% से कम 2% तक अगर इन्फ्लेशन का रेट रहे तो वह हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी फायदेमंद साबित होता है। लेकिन अगर 6% से अगर ज़्यादा इन्फ्लेशन रेट बढ़ जाए तो हमारे अर्थव्यवस्था के लिए काफ़ी हानिकारक सिद्ध हो जाता है, जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काफ़ी चरमरा जाती है। तथा अगर भारतीय अर्थव्यवस्था इन्फ्लेशन का रेट अगर 2% से कम रहे तो वह भी हमारे अर्थव्यवस्था के लिए सही नहीं होता, क्योंकि जिसके कारण हमारे देश में डिसइन्फ्लेशन अर्थात मंदी जैसे हालात बन जाते हैं, जिससे हमारे देश में भी हर एक वस्तुओं के दाम लगातार गिरते चले जाते हैं, जिससे हमारे देश में भी काफ़ी बेरोजगारी उत्पन्न हो जाती है। भारत में मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए 3 प्रकार की इकाइयाँ होती हैं। पहला आरबीआई के द्वारा, जिसके माध्यम से आरबीआई बैंक को एक गाइडलाइन जारी करता है, जिससे भारत में मुद्रा के प्रभाव को नियंत्रित किया जाता है ताकि मुद्रास्फीति को कम किया जा सके, जिसके द्वारा बैंक रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, सीआरआर और एसएलआर इत्यादि माध्यमों से भारतीय में मुद्रास्फीति को नियंत्रित करने का प्रयास करती है और वह कई बार बैंकों पर सख्ती से भी नियम कानूनों का पालन करवाती है। दूसरा होता है सरकार के द्वारा। सरकार मुद्रास्फीति को नियंत्रण करने के लिए की दरों में वृद्धि कर देती है, जिससे कि देश के लोगों के पास तरलता में कमी आती है, धन कम होता है, जिससे देश में मांग घट जाती है और मुद्रास्फीति में कमी आ जाती है। जिसके लिए भारत सरकार कई बार जैसे कॉर्पोरेट टैक्स, इनकम टैक्स आदि टैक्सों में वृद्धि करती रहती है। तीसरा होता है स्थानीय प्रशासन। स्थानीय प्रशासन का अर्थ है कि कभी कभी देखा गया है कि बहुत सारे कुछ चिन्हित क्षेत्रों में किसी वस्तु की कीमत में जानबूझकर कुछ बड़े बिजनेसमैनों के द्वारा किसी वस्तु को स्टोर कर लिया जाता है तथा उसका बफर स्टॉक बनाकर उस वस्तु की आपूर्ति को बाधित किया जाता है, ताकि उस वस्तु के मूल्य में अचानक काफ़ी ज़्यादा वृद्धि हो, जिससे स्थानीय प्रशासन उस बफर स्टॉक पर जाकर छापे मारते हैं तथा उसकी काला बाजारी को कम करते हैं, जिससे उस वस्तु के मूल्य में होने वाली वृद्धि को नियंत्रित किया जा सकते हैं। दोस्तों, इस वीडियो हम इतनी जानकारी के साथ अलविदा लेते हैं। मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप तक अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और हो सके तो हमारे चैनल